हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। दोस्तों आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स। इसे हम देखेंगे डिटेल में, कुछ वन लाइनर्स फॉर्म में भी देखेंगे जिसे हम रिवीजन के तौर पर देखने वाले हैं। इस सेशन में एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं और इस सेशन के अंत में कुछ ट्रेडिशनल जीके को भी हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन को और शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए उस प्रश्न का जिसका जवाब आज हम जानने वाले हैं। और यह प्रश्न था, झारखंड महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग और किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के तकनीकी सहयोग से संपादित प्रथम ई पत्रिका पोषण धारा का शुभारंभ हाल ही में किया गया है। ऑप्शन ए ADB, ऑप्शन बी WHO, ऑप्शन सी यूनिसेफ अथवा ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक। इसका सही उत्तर है दोस्तों यूनिसेफ के सहयोग से और झारखंड के महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सहयोग से यह पोषण धारा नामक ई पत्रिका का शुभारंभ किया गया है। आइए इसके बारे में विवरण देखते हैं। दोस्तों झारखंड की मंत्री हैं श्रीमती जोभा मांझी, जो महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की मंत्री हैं। तो श्रीमती जोभा मांझी का विभाग महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग एवं यूनिसेफ के तकनीकी सहयोग से संपादित किया गया है यह ई पत्रिका पोषण धारा, जिसका शुभारंभ किया गया। पत्रिका का उद्देश्य है पोषण विषय पर ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर झारखंड को कुपोषण मुक्त बनाना, साथ ही कुपोषण से ग्रसित महिलाओं एवं बच्चों को बाहर निकाल लाने के प्रयासों की सफलता को इस पत्रिका के माध्यम से प्रकाशित करना और लोगों तक यह पहुंचाना कि कुपोषण को कैसे दूर किया जा सकता है और कितने लोग कुपोषण से दूर हो रहे हैं। इसका लोगों तक मैसेज पहुंचाना यही इसका उद्देश्य है। आपको बता दें कि जोभा मांझी वर्तमान में महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा मंत्री है और झारखंड की पहली महिला मंत्री भी जोभा मांझी को ही जाना जाता है। आइए अब देखते हैं आज के इम्पॉर्टेंट झारखंड से रिलेटेड प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में जल्द ही एक यूनिटी मॉल खोला जाएगा? ऑप्शन ए जमशेदपुर, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी धनबाद अथवा ऑप्शन डी दुमका। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, रांची में जल्द ही यूनिटी मॉल खोला जाएगा। आइए जानते हैं कि यह यूनिटी मॉल क्या है। आपको बता दें कि झारखंड में जल्द ही यूनिटी मॉल खोला जाएगा, जहां एक ही छत के नीचे देवघर का पेड़ा, खरसवां की चिरौंजी के अलावा बिहार का जर्दालू आम, मखाना, लीची और उड़ीसा का रसगुल्ला खरीदे जा सकेंगे। यानी एक ही छत के नीचे कई सारे आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे। आपको बता दें कि इस मॉल में झारखंड के 24 जिले के खास पहचान वाले उत्पादों के स्टॉल लगेंगे। देश के सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के भी GI टैग वाले उत्पादों को यहाँ स्टॉल में रखा जाएगा और यह केंद्र राज्य की एक संयुक्त योजना है। आपको बता दें कि झारखंड में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जिन प्रोडक्ट को उत्पाद को चिन्हित किया गया है वह इस प्रकार है, जो इस यूनिटी मॉल के अंतर्गत रखा जाएगा। देवघर व दुमका का पेड़ा, पूर्वी सिंहभूम का टमाटर, हजारीबाग का गुड़, जामताड़ा का मिर्च, खूंटी का इमली, कोडरमा का नींबू, लोहरदगा का मधु, पाकुड़ का आम, रांची का अमरूद, साहेबगंज का आम, सरायकेला का चिरौंजी, पश्चिमी सिंहभूम जिला का शरीफा, बोकारो का कटहल, चतरा का टमाटर, धनबाद व गढ़वा का आलू, गिरिडीह का टमाटर, गोड्डा का आम, गुमला का हरा मिर्च, पलामू का टमाटर, रामगढ़ का पपीता और सिमडेगा का आम। ये सारे उत्पाद हैं जो झारखंड में चिन्हित किए गए हैं जिला वाइज और इन सभी को यूनिटी मॉल के अंतर्गत रखा जाएगा। इसके अलावा दूसरे राज्यों के भी प्रोडक्ट को जो GI टैग वाले हैं उन्हें यहाँ पे रखा जाएगा। चलिए दोस्तों अब देखते हैं आज के दूसरे प्रश्न को। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों का विकास करने, रोजगार का दरवाज़ा खोलने, साथ ही पुराने उद्योगों के जीर्णोद्धार करने के उद्देश्य से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किस नए नीति के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए MSME पॉलिसी 2020, ऑप्शन बी
एमएसएमई पॉलिसी 2021, ऑप्शन सी एमएसएमई पॉलिसी 2022, ऑप्शन डी एमएसएमई पॉलिसी 2023। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी। एमएसएमई पॉलिसी यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पॉलिसी 2023 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दी है। आइए जानते हैं कि इस पॉलिसी में क्या क्या है। झारखंड सरकार द्वारा तैयार की गई एमएसएमई पॉलिसी के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाल ही में मंजूरी दे दी है और इस नीति का अगर उद्देश्य की बात करें तो एमएसएमई उद्योगों का विकास करना ताकि रोजगार का दरवाज़ा लोगों के लिए खुल सके, यह इसका उद्देश्य है। नीति में नए एमएसएमई उद्योगों के विकास के साथ साथ पुराने उद्योगों के भी जीर्णोद्धार की बात इस नीति में कही गई है। झारखंड सरकार ने एमएसएमई नीति के तहत केवल नीति ही नहीं बनाई है बल्कि इसके लिए एक अलग निदेशालय का भी गठन करने जा रही है और सभी जिलों के डिस्ट्रिक्ट में एमएसएमई सेंटर बनाया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि एमएसएमई उद्योगों को 10 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही एमएसएमई उद्योगों द्वारा अपने कर्मचारियों के ईपीएफ और ईएसआई की राशि जमा करने पर सरकार प्रति कर्मचारी 1000 रुपये प्रतिमाह राशि भी देगी अपनी तरफ से। एमएसएमई सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलता है और इसको ध्यान में रखते हुए एमएसएमई के लिए अलग नीति झारखंड सरकार ने बनाई है और इसे जल्द ही अब कैबिनेट की भी मंजूरी मिल जाने की उम्मीद है। आपको बता दें कि इसका नाम होने वाला है एमएसएमई पॉलिसी 2023। एमएसएमई को 3 वर्गों में बांटा गया है। 1 करोड़ तक के लागत वाले प्लांट माइक्रो एंटरप्राइजेस कहलाएंगे, जबकि 10 करोड़ तक की लागत वाले प्लांट स्मॉल एंटरप्राइजेस कहलाएंगे। वहीं 50 करोड़ तक की लागत और अधिकतम 250 करोड़ तक के टर्नओवर वाले प्लांट मीडियम एंटरप्राइजेस कहलाएंगे। झारखंड एमएसएमई पॉलिसी 2023 में कम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। इसके तहत माइक्रो एंटरप्राइजेस को 1 करोड़ तक का और स्मॉल एंटरप्राइजेस को 5 करोड़ तक तथा मीडियम एंटरप्राइजेस को 1 करोड़ तक का सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा SC ST महिला व दिव्यांग उद्यमी को 5% तक अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही स्टाम्प और ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन में भी 7% छूट दी जाएगी SC ST और महिला और साथ ही दिव्यांग उद्यमी को। आपको बता दें कि वर्तमान में झारखंड में 2.33 लाख MSME कार्यरत हैं। तो ये था दोस्तों झारखंड के एमएसएमई पॉलिसी से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरे नंबर प्रश्न को। 31 मई 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में राज्य के पंचायत जनप्रतिनिधियों के विभिन्न भत्तों में बढ़ोतरी की स्वीकृति देने के साथ ही किस अनुमंडल में अनुमंडल न्यायालय के गठन की स्वीकृति दी गई है। ऑप्शन ए मधुपुर अनुमंडल न्यायालय, ऑप्शन बी जामताड़ा अनुमंडल न्यायालय, ऑप्शन सी घाटशिला अनुमंडल न्यायालय अथवा ऑप्शन डी बगोदर सरिया अनुमंडल न्यायालय। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी बगोदर सरिया अनुमंडल न्यायालय के गठन की स्वीकृति दी गई है हाल ही में हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में। आइए इसके बारे में भी जानते हैं कि इस कैबिनेट के बैठक में जो मुख्य बातें हैं, जो महत्वपूर्ण फैसले हैं वो क्या क्या हैं। गिरिडीह जिला के बगोदर सरिया अनुमंडल न्यायालय के गठन की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा CV रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी की स्थापना का अनुमोदन भी इस कैबिनेट की मीटिंग में किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की जो बैठक हुई है, जिसमें राज्य के पंचायत जनप्रतिनिधियों के विभिन्न भत्तों में बढ़ोतरी की स्वीकृति देने के साथ ही कुल 39 प्रस्ताव पास किए गए हैं। इनमें जो इम्पॉर्टेंट है उसे हम जानने वाले हैं। पंचायत जनप्रतिनिधियों के मानदेय बढ़ाए जाने की स्वीकृति देने के बाद अब जिला परिषद अध्यक्ष को 2000 रुपये, प्रमुख को 8000 रुपये और मुखिया को 2500 रुपये हर महीने मिला करेंगे। इसके दैनिक भत्तों को भी बढ़ाकर हर पद के लिए 150 से 250 रुपये कर दिया गया है। वहीं SC ST अत्यंत पिछड़ा वर्ग व अन्य वर्ग की महिला प्रतिनिधियों जो गरीबी रेखा से नीचे है, उन्हें विशेष मानदेय 100 रुपये की जगह अब 150 मिलेंगे। यात्रा भत्ता में भी संशोधन किया गया है और सभी को 5 रुपये प्रति किलोमीटर की जगह 10 रुपये प्रति किलोमीटर दर से यात्रा भत्ता भी दिया जाएगा।
आपको बता दें कि मंत्रिपरिषद ने राज्य में जंगली जानवरों द्वारा जान माल, फसल, पालतू जानवर एवं मकान को क्षति पहुंचाए जाने पर मिलने वाली मुआवजा की राशि में भी वृद्धि की है। इस तरह की घटनाओं में मनुष्य की मृत्यु होने पर पहले की तरह ही 4 लाख रुपए मिला करेंगे। वहीं मनुष्य के गंभीर रूप से घायल होने पर 1 लाख की जगह 4.5 लाख रुपए, हल्का घायल होने पर 15,000 की जगह 25,000 रुपये, स्थायी रूप से अपंग होने पर 2 लाख की जगह 3.25 लाख रुपए और मकान को क्षति होने पर 1 लाख की जगह 1,20,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये था दोस्तों 39 प्रस्ताव से संबंधित कुछ प्रमुख प्रस्ताव जिसे झारखंड कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब प्रश्न नंबर 4 को। 7 जून 2023 को झारखंड के प्रीति लकड़ा ने भोपाल में आयोजित SGFI यानी स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप के ट्रिपल जंप इवेंट में 11.59 मीटर छलांग लगाकर कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए गोल्ड मेडल, ऑप्शन बी सिल्वर मेडल, ऑप्शन सी ब्रॉन्ज मेडल, ऑप्शन डी ऑल द अबव। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी ब्रॉन्ज मेडल। आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। 7 जून 2023 को झारखंड के प्रीति लकड़ा ने भोपाल में आयोजित SGFI में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। प्रीति लकड़ा ने ट्रिपल जंप इवेंट में 11.59 मीटर छलांग लगाकर यह पदक जीता। प्रीति झारखंड सरकार के रेजिडेंशियल ट्रेनिंग सेंटर हजारीबाग की ट्रेनिंग एथलीट है। इसी वर्ष उसने जूनियर फेडरेशन कप में भी सिल्वर मेडल जीता था। इसके साथ ही आपको बता दें खेल मंत्रालय और भारतीय ओलंपिक संघ यानी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और IOA द्वारा मान्यता प्राप्त द स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1954 में की गई थी और यह इंटरनेशनल स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन और द एशियन स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन की सक्रिय सदस्य भी है। यह संस्था भारत के स्कूलों में खेल के विकास एवं प्रचार प्रसार की दिशा में कार्य करती है। इसमें देश भर के स्कूलों से अलग अलग खेलों में रुचि रखने वाले प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन करके उन्हें उचित मंच दिया जाता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के प्रश्न नंबर 5 को। पुत्कर हेम्ब्रम का हाल ही में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़े थे? ऑप्शन ए राजनीति, ऑप्शन बी खेल, ऑप्शन सी कला, ऑप्शन डी संगीत। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए राजनीति। आपको बता दें कि चाईबासा विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक रहे पुत्कर हेम्ब्रम का हाल ही में निधन हो गया। पुत्कर हेम्ब्रम 2005 के विधानसभा चुनाव में चाईबासा विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर लड़े थे और जीतकर विधायक बने थे। इससे पहले वे RSS से जुड़े थे। अब पुत्कर राजनीति में आने से पहले टाटा कॉलेज में हो भाषा के प्रोफेसर और आकाशवाणी चाईबासा के प्रारंभिक उद्घोषक भी रह चुके हैं। RSS में जुड़कर सर्वप्रथम किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों की आवाज़ बनकर उभरे थे। तत्पश्चात उनकी साफ छवि को देखते हुए ही बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया था और पहली बार वह चुनाव लड़े थे और चाईबासा से जीतकर विधायक बने थे और उनका निधन हाल ही में हो गया है और उनका नाम था पुत्कर हेम्ब्रम। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स में कुछ वन लाइनर्स को। पहला वन लाइनर है, सभी जिला और राज्य स्तर पर संवाद के लिए 56 इंच का LED किस योजना के तहत लगाया जाएगा? पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण योजना। इसकी घोषणा झारखंड सरकार ने 2023-24 के बजट में की थी। सरकार और सबसे निचले स्तर तक संवाद आसानी से हो सके, इस उद्देश्य से ही पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण योजना लागू किया जाएगा, जिसमें 65 इंच का TV लगाया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड के किन 2 स्थानों पर IPL फैन पार्क आयोजित किया गया था? इसका उत्तर है धनबाद और जमशेदपुर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है IPL में CSK ने जीत दर्ज की है और CSK के कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी और 5 बार IPL जीत चुके हैं महेंद्र सिंह धोनी अपनी कप्तानी में और जिता चुके हैं CSK को। और इसके लिए धनबाद और जमशेदपुर में फाइनल के दौरान IPL फैन पार्क आयोजित किया गया था। और फैन पार्क का अर्थ ये है कि इन 2 स्थानों पर यानी जमशेदपुर और धनबाद में बड़े पर्दे पर बड़े मैदान में ओपन स्पेस में लोगों को IPL का लाइव मैच दिखाया गया था। अगला प्रश्न है, झारखंड की किस ऊशु खिलाड़ी का चयन मास्को स्टार ऊशु प्रतियोगिता के लिए किया गया था? इसका उत्तर है पूर्णिमा लिंडा।
तो पूर्णिमा लिंडा दोस्तों उसी की एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है और झारखंड की है। झारखंड के संथाल परगना का पहला सीएनजी स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? इसका उत्तर है देवघर में। मेगन लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2023 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? इसका उत्तर है 65वां। तो ये था दोस्तों वन लाइनर से संबंधित कुछ प्रश्न। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बारी है अभ्यास प्रश्न की। और आज का अभ्यास प्रश्न है, झारखंड में वन अम्ब्रेला पॉलिसी के तहत कितने स्मार्ट विलेजेस बनाने की घोषणा कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने 25 अप्रैल 2022 को की थी? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 75 अथवा ऑप्शन डी 100। इसका जवाब दोस्तों आप कमेंट में कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं झारखंड से रिलेटेड कुछ ट्रेडिशनल जीके को। आज देखते हैं पहले प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न है, झारखंड के राजभवन के वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट कौन थे? ऑप्शन ए सैडलो बैलार्ड, ऑप्शन बी रिचर्ड ब्रॉडमैन, ऑप्शन सी एंड्रयू बर्नार्ड, ऑप्शन डी जॉर्ज मैथ्यू। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए सैडलो बैलार्ड। वास्तुकार थे झारखंड के राजभवन के। आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं। झारखंड में जो राजभवन है उसके वास्तुकार थे मिस्टर सैडलो बैलार्ड। आपको बता दें कि झारखंड सरकार में राज्यपाल का यह आधिकारिक निवास है जो रांची में है और यह लगभग 62 एकड़ में फैला हुआ है। राजभवन का निर्माण 1930 से मार्च 31 में पूरा हुआ था और इसका उस वक्त अनुमानित लागत था 7 लाख रुपए। राजभवन में अगर उद्यान की बात करें तो इसमें कुछ प्रसिद्ध गार्डन हैं और वो इस नाम से जाने जाते हैं: अकबर गार्डन, नक्षत्र वन, बुद्ध उद्यान, महात्मा गांधी उद्यान, अशोक उद्यान और मोती उद्यान। इसके अलावा एक आड्रे हाउस है। आपको बता दें कि आड्रे हाउस जिसे कैप्टन हैनीमैन ने बनाया था और जो 1850 से 56 तक छोटा नागपुर के उपायुक्त थे उनके द्वारा बनाया गया था आड्रे हाउस, और अब यहाँ राज्यपाल का सचिवालय है। वहीं आपको बता दें कि यहाँ बड़ा एक इस राजभवन में एक बड़ा हॉल है जिसे बिरसा मंडल कहते हैं और यह बहुत बड़ा हॉल है जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है और यहाँ पर सांस्कृतिक गतिविधियाँ आयोजित होती रहती है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वन लाइनर फॉर्म में कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल अफेयर्स को यानी स्ट्रैटेजी को। पहला प्रश्न है, प्रथम नागवंशी राजा कौन थे? इसका उत्तर है दोस्तों फणी मुकुट राय। आपको बता दें कि फणी मुकुट राय जिनके पिता का नाम था पुंडरीक नाग और फणी मुकुट राय नागवंश के पहले शासक थे। इसके अलावा बता दें कि इनका जन्म हुआ था 64 AD में और इनका राज्यारोहण हुआ था 84 AD में। इसके अलावा ये अगर देश की बात करें तो उस समय कनिष्क का शासनकाल था और फणी मुकुट राय कनिष्क के समकालीन माने जाते हैं। और इनकी राजधानी की बात करें तो इन्होंने अपनी राजधानी सूतियाम्बे को बनाया था। दूसरा प्रश्न है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने किस संगठन का निर्माण किया था? इसका उत्तर है मुक्ति वाहिनी सेना। आपको बता दें कि 1857 के युद्ध के दौरान विश्वनाथ सहदेव प्रमुख प्रणेता के तौर पर जाने जाते हैं और उन्होंने मुक्ति वाहिनी सेना की स्थापना की थी। इसमें मुख्य रूप से 4 अधिकारी थे और ये 4 अधिकारी थे पांडे गणपत राय, उसके अलावा ठाकुर विश्वनाथ सहदेव खुद थे, शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह भी इस मुक्ति वाहिनी सेना के गठन में शामिल थे और 4 प्रमुख अधिकारियों में थे। वहीं आपको बता दें कि विश्वनाथ सहदेव, शेख भिखारी, टिकैत उमराव और गणपत राय को 1857 के दौरान फांसी की सज़ा दी गई थी और इन सभी को फांसी की सज़ा दी गई थी। आइए जानते हैं उसके बारे में। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और बात करें कि गणपत राय की, तो इन गणपत राय और विश्वनाथ सहदेव को फांसी दी गई थी कदम के पेड़ में और यह फांसी दिया गया था रांची के जिला स्कूल के पास, जिसे रांची कमिश्नर कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। विश्वनाथ सहदेव की बात करें तो विश्वनाथ सहदेव को 16 अप्रैल 1858 को फांसी दी गई थी, जबकि आप अगर गणपत राय की बात करें जो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के दीवान थे, उन्हें 21 अप्रैल 1858 को
दी गई थी फांसी की सज़ा एक साथ कदम के पेड़ में रांची जिला स्कूल के पास। वहीं शेख भिखारी और टिकैत उमराव की बात करें तो इन्हें टैगोर हिल में रांची में फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है धारागिरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर है दोस्तों पूर्वी सिंहभूम। आपको बता दें कि पूर्वी सिंहभूम जिले में धारागिरी जलप्रपात स्थित है और यह पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला नामक स्थान के नज़दीक है और यह एक पूर्वी सिंहभूम का प्रसिद्ध जलप्रपात है। अगला प्रश्न है देवघर स्थित रोहिणी गांव किस नदी के तट पर स्थित है? इसका उत्तर है अजय नदी। आपको बता दें कि यह अजय नदी मुंगेर जिला से निकलती है और गंगा नदी में जाके मिल जाती है। आपको बता दें कि गंगा जब बंगाल में दो भागों में विभक्त होती है तो एक भागीरथी कहलाती है और एक जो हुबली है वो कहलाती है। तो वो कटवा के निकट भागीरथी नदी में मिल जाती है अजय नदी। वहीं देवघर के रोहिणी की बात करें तो देवघर के रोहिणी का महत्व इसलिए है क्योंकि रोहिणी में ही पहली बार 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था 12 जून 1857 को। अगला प्रश्न है गांव में बसा शहर किसका उपनाम है? इसका उत्तर है मैकलूस्कीगंज। आपको बता दें कि रांची में मैकलूस्कीगंज स्थित है और यह मैकलूस्कीगंज एकमात्र ऐसा गांव है जिसे एंग्लो इंडियन का गांव कहा जाता है और यह विश्व में प्रसिद्ध गांव के तौर पर जाना जाता है। अगला प्रश्न है मोमेंटम झारखंड का उद्घाटन एवं समापन किस स्टेडियम में किया गया था? इसका उत्तर है ताना भगत स्टेडियम। ताना भगत स्टेडियम जो कि खेल गांव में स्थित है, यहीं पे उद्घाटन और समापन किया गया था। आपको बता दें कि 2017 में मोमेंटम झारखंड का आयोजन किया गया था और इसका लोगो था युवा रांची और इसके ब्रांड एम्बेसडर थे MS धोनी। अगर उसके उद्देश्य की बात करें, अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य था झारखंड में अधिक से अधिक निवेश आकर्षित करना, यानी झारखंड में निवेश आकर्षित करना ही मोमेंटम झारखंड का मुख्य उद्देश्य था। अगर इसमें MOU की बात करें तो 210 MOU मोमेंटम झारखंड के दौरान साइन किए गए थे। तो यह था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।